आदित्य L1 सुर्खियों में क्यों? इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी के सौर मिशन आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट L1 पर हेलो कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। आदित्य L1 के बारे में प्रक्षेपण यान इसके लिए PSLV C-57 का इस्तेमाल किया गया। इस मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्यों पर एक नज़र। सूर्य के ऊपरी वायुमंडल क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना। क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा कोरोनल मास इंजेक्शन की परिघटना और सौर लपटों के पीछे की भौतिकी का अध्ययन करना। इन सीटू पार्टिकल और प्लाज्मा एनवायरनमेंट का अवलोकन करना। अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे सौर पवन की उत्पत्ति, उनके संगठन और गति का अध्ययन करना। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड्स ले गया है। इसमें 5 इसरो द्वारा और अन्य 2 भारतीय शैक्षणिक संस्थानों ने तैयार किए हैं। रिमोट सेंसिंग पेलोड, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हेलो 10 इन सीटू पेलोड। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, एस्पेक्स, प्लाज्मा इनेलाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी कि पापा, एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। यह मिशन विशेष क्यों है? यह पहली बार नियर अल्ट्रावायलेट बैंड में सूर्य के प्रकाश में वलय सोलर डिस्क का अवलोकन करेगा। यह ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस की सहायता से CME और सोलर फ्लेयर्स का पता लगाकर सटीक अवलोकन एवं डेटा प्रदान करेगा। यह बहुदिशा यानी कि मल्टी डायरेक्शन आधारित अवलोकन की सहायता से सौर पवन की डायरेक्शनल और एनर्जी अनिसोट्रॉपी का अध्ययन करेगा। लैग्रेंजियन पॉइंट्स के बारे में, इनके बारे में 2 पिंडों वाली गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के संदर्भ में लैग्रेंज पॉइंट्स अंतरिक्ष में ऐसे स्थान होते हैं जहां पर स्थापित पिंड या उपग्रह अपने नियत बिंदु पर बना रहता है। सरल शब्दों में, लैग्रेंजियन पॉइंट्स अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस स्थान का प्रयोग अंतरिक्ष यान या उपग्रहों को 2 बड़े पिंडों सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में बने रहने के लिए किया जाता है। सूर्य पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लिए कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। इन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इन 5 लैग्रेंज पॉइंट में से 3 L1, L2 और L3 अस्थिर हैं और 2 L4 और L5 स्थिर हैं। लैग्रेंज पॉइंट सूर्य पृथ्वी प्रणाली के सभी 5 लैग्रेंज पॉइंट्स का चित्रण। आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर के हेलो ऑर्बिट में स्थापित होगा। महत्व, सूर्य पृथ्वी जैसी 2 पिंडों वाली प्रणालियों के लिए अंतरिक्ष में इन पॉइंट्स पर स्थापित उपग्रह अपने नियत स्थान पर बने रहते हैं। यहाँ पर स्थापित उपग्रह में ईंधन की खपत भी कम होती है। L1 पॉइंट्स की कक्षा में उपग्रह स्थापित करके बिना किसी अवरोध ग्रहण परिघटना के सूर्य का लगातार अवलोकन करना संभव हो जाता है। अन्य मुख्य तथ्य, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सोहो मिशन को L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। यह नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। अन्य सौर मिशन निम्नलिखित हैं। नासा का पार्कर सोलर प्रोब,
और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की सोलर एंड हेलियोस्फेरिक वेधशाला, चीन का कुआफू 1 सोलर प्रोब। फोटोस्फीयर, सूर्य की सबसे बाहरी परत जिसे हम सीधे देख सकते हैं उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। यह परत सोलर डिस्क के केंद्र में दिखाई देने वाली सतह से शुरू होकर लगभग 400 किलोमीटर ऊपर तक होती है। फोटोस्फीयर का तापमान नीचे के भाग में लगभग 6500 केल्विन और ऊपरी भाग में 4000 केल्विन के बीच होता है। क्रोमोस्फीयर, सूर्य में क्रोमोस्फीयर वह परत है जो फोटोस्फीयर से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर शुरू होकर 2100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। क्रोमोस्फीयर में तापमान नीचे के भाग में लगभग 4000 केल्विन, ऊपर के भाग में 8000 केल्विन तक होता है। ट्रांजिशन क्षेत्र, क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच एक बहुत संकीर्ण 100 किलोमीटर परत जहां तापमान लगभग 8000 केल्विन से अचानक बढ़कर लगभग 5 लाख केल्विन हो जाता है। कोरोना, सूर्य की सबसे बाहरी परत जो सौर सतह फोटोस्फीयर से लगभग 2100 किलोमीटर ऊपर शुरू होती है। कोरोनल होल्स, कोरोनल होल्स ऐसे क्षेत्र हैं जो अत्यधिक पराबैंगनी और एक कम एक्सरे सौर छवियों में सौर कोरोना में काले रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ये काले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये आसपास के प्लाज्मा की तुलना में कम गर्म व निम्न सघन क्षेत्र होते हैं तथा मुक्त और एक ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्रों के स्थल हैं। सूर्य के कोरोनल होल कहीं भी और कभी भी बन सकते हैं, लेकिन सोलर मिनिमम के आसपास के वर्षों में ये अधिक आम और अस्थायी होते हैं। सन स्पॉट, ये कोरोनल होल्स की तरह सूर्य की डिस्क के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक गहरे और ठंडे होते हैं। हालांकि ये सूर्य के वायुमंडल की निचली परत क्रोमोस्फीयर में बनते हैं। कोरोनल होल्स के विपरीत सन स्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र बेहद मजबूत होता है और मैग्नेटिक लाइंस मुड़ जाती है। सोलर प्रोमिनेंस, वे सूर्य की सतह से बाहर निकलने वाली एक विशाल चमकदार संरचना होती है। ये सूर्य की दृश्यमान बाहरी परत फोटोस्फीयर में बनती है और फिर सूर्य के गर्म बाहरी वातावरण कोरोना की ओर बाहर निकलती है। सोलर प्रोमिनेंस लगभग एक दिन के समय में बनती है। सौर ज्वालाएं, सौर ज्वालाएं सूर्य पर होने वाले विशाल विस्फोट हैं। इनसे ऊर्जा, प्रकाश और उच्च गति वाले कण अंतरिक्ष में मुक्त होते हैं। कोरोना में तापमान 5 लाख केल्विन या उससे अधिक कुछ मिलियन केल्विन तक होता है। पूर्ण सूर्यग्रहण के अलावा या कोरोना ग्राफ के उपयोग के अलावा कोरोना को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कोरोना की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। सौर ज्वालाएं सूर्य पर होने वाले विशाल विस्फोट हैं। इनसे सूर्य प्रकाश और उच्च गति वाले कण अंतरिक्ष में मुक्त होते हैं। सीएमई में कण विकिरण ज़्यादातर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तथा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। प्रभाव, जीपीएस, रेडियो और उपग्रह संचार जैसी अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के संचालन में गड़बड़ी, उपग्रह के इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान, पावर ग्रिड में व्यवधान, अंतरिक्ष यात्रियों को विकिरण के बढ़े हुए स्तर का सामना करना, उपग्रहों की कक्षाओं में गड़बड़ी हो सकती है आदि। संबंधित घटनाक्रम, सौर पवन, सोलर ऑर्बिटर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा का एक संयुक्त मिशन है। इस मिशन के आवेशित कणों के कई अपेक्षाकृत छोटे जेट्स का पता लगाया है जिन्हें पिको फ्लेयर जेट्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये जेट्स और सौर पवन की निरंतरता के प्रमुख स्रोत हो सकते हैं। पिको फ्लेयर जेट्स कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत की संरचनाओं से रुक रुक कर उत्सर्जित होते रहते हैं। इन संरचनाओं को कोरोनल होल्स कहा जाता है।
जहाँ से सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य की सतह पर वापस आने की बजाय अंतरिक्ष में फैल जाता है। सौर पवन सूर्य से बाहर की ओर लगातार प्रवाहित होती रहती है, जिनमें मुख्य रूप से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये प्लाज्मा की अवस्था में होते हैं। हालांकि पृथ्वी का चुंबक मंडल सौर पवनों द्वारा लाई गई अधिकतर सौर गतिविधियों को वापस मोड़ देता है। फिर भी कुछ अवेशित कण वायुमंडल में पहुंच जाते हैं तथा चुंबकीय बाधा पैदा करते हैं। इन्हें भूचुंबकीय तूफान या सब स्टॉर्म के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये तूफान शांत भी हो सकते हैं, तब ये अरोरा यानी ध्रुवीय ज्योति के रूप में दिखाई देते हैं। गगनयान मिशन सुर्खियों में क्यों? हाल ही में गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की गई। अन्य संबंधित तथ्य: गगनयान का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 TVD-1 भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस फ्लाइट ने एसिड ट्रांजेक्टरी के दौरान निरस्त स्थिति का अनुकरण किया। TVD-1 एकल चरण वाला व तरल ईंधन से चलने वाला एक रॉकेट है। गगनयान मिशन के बारे में: गगनयान परियोजना का उद्देश्य मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस मिशन के तहत 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किमी की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में भेजा जाएगा। इस मिशन की अवधि 3 दिन है। गगनयान मिशन को LVM-3 भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 से प्रक्षेपित किया जाएगा। इस यान में ठोस चरण, तरल चरण और क्रायोजेनिक चरण वाले इंजन होंगे। गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई गई है। फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 TVD-1 उड़ान चरण, हेम फायरिंग, सीज फेज, कोस्टिंग, परीक्षण यान CM का अलग होना, परीक्षण यान CES का अलग होना, CM को फिर से दिशा देना, शीर्ष कवर का अलग होना, पैराशूट की तैनाती, फाइनल डिसेट। इसरो गगनयान मिशन के लिए स्वदेशी रूप से एनवायरनमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम विकसित करेगा। अभी तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन ही बाह्य अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने में सफल रहे हैं। गगनयान कार्यक्रम की स्थिति: सभी प्राणियों और उप प्राणियों का डिजाइन पूरा हो चुका है। मानव रेटेड L110G विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। विकास: विक्रम अम्बालाल साराभाई इंजन तरल इंजन वाले रॉकेट इंजन की एक श्रेणी है। इसरो ने सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके बाद इसरो एक रोबोट व्योम मित्र के साथ एक परीक्षण उड़ान आयोजित करेगा। संबंधित घटनाक्रम: CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसरो ने गगनयान मिशन में इस्तेमाल होने वाले CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक तापमान -150 से -273 डिग्री सेल्सियस पर ईंधन का उपयोग करते हैं। ये ठोस और तरल प्रणोदक इंजनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन प्रणोदकों के संयोजन का उपयोग करके गैस जनरेटर चक्र का उपयोग करने वाला पहला क्रायोजेनिक इंजन है। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का भी परीक्षण किया है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन में तरल हाइड्रोजन के बजाय परिष्कृत केरोसिन का उपयोग किया जाता है। तरल ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन सुर्खियों में क्यों? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिपसेट्स माइक्रोचिप्स का निर्माण पहली बार कोई भारतीय कंपनी मंजीरा डिजिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड भारत में ही कर रही है।
अन्य संबंधित तथ्य। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों द्वारा समर्थित है। ये चिप शीर्ष किसी नेविगेटिंग गैजेट को नाविक के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा इसरो ने अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह NVS-1 को भी प्रक्षेपित किया है। NVS-1 नाविक सेवाओं के लिए प्रक्षेपित भारत की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। GPS की तुलना में नाविक के लाभ। यह अपने स्पेक्ट्रम के दोहरे फ्रीक्वेंसी बैंड के कारण 10 मीटर की बेहतर पोजीशनिंग सटीकता प्रदान करता है। इसके विपरीत GPS की पोजीशनिंग सटीकता 20 मीटर है। GPS के विपरीत नाविक उपग्रह पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊपर है। इस कारण हिमालय के पहाड़ों या स्थलीय सतहों पर सिग्नल में कम रुकावटें पैदा होती हैं। नाविक के बारे में। नाविक एक स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया है। उपग्रह 3 उपग्रह भू स्थिर कक्षा में और 4 उपग्रह झुकी हुई भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित है। कवरेज। यह प्रणाली संपूर्ण भारतीय भूभाग और इसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर यानी 930 मील तक की दूरी को कवर करती है। पहले इसे भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशनल उपग्रह प्रणाली IRNSS के नाम से जाना जाता था। नाविक प्रणाली 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस SPS यह आम उपयोगकर्ताओं के लिए है। निषिद्ध सेवा RS यह सामरिक उपयोगकर्ताओं के लिए है। नाविक की आवश्यकता। सामरिक अवस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी उपग्रह प्रणालियों जैसे USA के GPS पर निर्भरता को समाप्त करने में सहायक होगा। उपयोग। स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, सटीक समय निर्धारण, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि। संबंधित घटनाक्रम। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी कि गगन। यह एक क्षेत्रीय सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है। इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI और इसरो के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य भारतीय हवाई क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में विमान को सटीक लैंडिंग में सहायता करने के लिए एक नेविगेशन प्रणाली प्रदान करना है। इसे नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। गगन अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक के क्षेत्र को कवर करता है और पूरे क्षेत्र में नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। गगन दुनिया का पहला ऐसा SBS है जिसे भूमध्य रेखा के आयनोस्फीयर क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक दृष्टिकोण यानी कि वर्टिकल गाइडेंस के साथ प्रमाणित किया गया है। गगन परियोजना का एक आवश्यक घटक भारतीय क्षेत्र में आयनोस्फीयर के गुणधर्मों का अध्ययन करना है। विमानन, परिवहन, रेलवे सर्वेक्षण, समुद्री राजमार्ग, दूरसंचार उद्योग जैसे क्षेत्रकों और सुरक्षा एजेंसियों को लाभ प्राप्त होगा। भारत दुनिया का तीसरा देश है जिसके पास ऐसी सटीकता की क्षमताएं हैं। सागर संपर्क। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय MOPSW ने स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क का उद्घाटन किया। DGNSS एक स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है। यह प्रणाली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में त्रुटियों और अशुद्धियों में सुधार करती है। इससे औस्थिति की अधिक सटीक जानकारी मिलती है। GNSS उपग्रहों के एक समूह को संदर्भित करता है। यह अंतरिक्ष से सिग्नल प्रदान करता है। यह वैश्विक
कवरेज के लिए GNSS सिविर रिसीवर को पोजीशनिंग और टाइमिंग आधारित डेटा प्रसारित करता है। प्रमुख GNSS हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम USA, रूस का ग्लोनास अर्थात ग्लोबल नया नाविगात्सोनाया, स्पुतनिकोवाया, स्टेमा सिस्टेमा ग्लोनास, गैलीलियो यूरोप और बेइदो चीन। ग्रेविटेशनल वेव्स या गुरुत्वीय तरंगें सुर्खियों में क्यों? हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस बात के साक्ष्य पेश किए हैं कि गुरुत्वीय तरंगें निम्न आवृत्तियों पर ब्रह्मांड में गमन करते हुए कॉस्मिक बैकग्राउंड हम का निर्माण कर रही है। ग्रेविटेशनल वेव्स या गुरुत्वीय तरंगें GW के बारे में। ग्रेविटेशनल वेव्स ब्रह्मांड में कुछ सबसे प्रबल ऊर्जावान परिघटनाओं के कारण स्पेस टाइम में उत्पन्न होने वाली लहरें हैं। इन परिघटनाओं में दो ब्लैक होल्स का आपस में विलय और दो न्यूट्रॉन तारों की आपस में टक्कर आदि शामिल हैं। सर्वाधिक प्रबल व ऊर्जावान गुरुत्वीय तरंगों का निर्माण तब होता है जब अंतरिक्ष में पिंड अत्यधिक तीव्रता से गति करते हैं। सबसे पहले आइंस्टाइन ने 1916 में अपने सापेक्षता के सिद्धांत में इनके बारे में पूर्वानुमान लगाया था। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार 2015 में खोजा गया था। इन तरंगों को एक प्रयोग के दौरान उपयोग किए जा रहे लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी यानी LIGO डिटेक्टरों से खोजा गया था। गुरुत्वीय तरंगों के अध्ययन से निम्नलिखित में मदद मिलती है। इससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की प्रकृति और विकास के बारे में ज्ञान हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के विलय की प्रकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में मदद मिलेगी। गुरुत्वीय तरंगों के उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी घटनाएं। जब एक तारे में असमान रूप से विस्फोट होता है, इसे सुपरनोवा भी कहा जाता है। जब दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और उनका आपस में विलय हो जाता है, जब ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे का विलय होता है। उच्च और निम्न आवृत्ति वाली गुरुत्वीय तरंगें। उच्च आवृत्ति वाली गुरुत्वीय तरंगें छोटे आकार के दो ब्लैक होल्स के आपस में विलय के कारण उत्पन्न होती हैं। निम्न आवृत्ति वाली गुरुत्वीय तरंगें आकाशगंगाओं के केंद्र में मौजूद दो विशाल ब्लैक होल्स के आपस में विलय के कारण उत्पन्न होती हैं। संबंधित घटनाक्रम और अवधारणाएं। गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम के बारे में। आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में प्रकाश डाला है। उन्होंने विशेष सापेक्षता के साथ पहले ही बता दिया था कि स्पेस और टाइम स्वतंत्र इकाई न होकर स्पेस टाइम के रूप में एक संयुक्त इकाई होनी चाहिए। इन विषयों पर आइंस्टीन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड द्वारा स्पेस टाइम के ताने बाने में संकुचन और विस्तार का परिणाम है। किसी पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक स्पेस टाइम में संकुचन और विस्तार करता है। इसलिए कोई तारा किसी ग्रह की तुलना में स्पेस टाइम में अधिक संकुचन और विस्तार करता है, हालांकि ब्लैक होल किसी तारे की तुलना में स्पेस टाइम में अधिक संकुचन और विस्तार करता है। आइंस्टीन ने बताया कि सूर्य, पृथ्वी और अन्य सभी पिंड अपने चारों ओर समान वक्रता स्पेस टाइम में संकुचन और विस्तार का निर्माण करते हैं, इसलिए छोटे पिंड इनकी ओर खींचे चले आते हैं। पृथ्वी, सूर्य और अन्य सभी पिंड भी गतिमान होते हैं, इसलिए उनके चारों ओर की वक्रता भी गतिमान है। इससे स्पेस टाइम में लहरें उत्पन्न होती हैं, जैसे जल में चलती नाव में लहरें उत्पन्न होती हैं। इन्हीं लहरों को आइंस्टीन ने गुरुत्वीय तरंगें कहा है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग। यह पृथ्वी से सीधी रेखा में स्थित किसी खगोलीय पिंड के पीछे उसी सीधी रेखा में स्थित स्रोत, इस मामले में सुपरनोवा से
आने वाले प्रकाश पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। यह प्रभाव स्पेस टाइम की वक्रता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यह वक्रता उक्त खगोलीय पिंड के द्रव्यमान के कारण स्पेस और टाइम के तीनों आयामों के एक ही इकाई में संयुक्त होने से उत्पन्न होती है। इस गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण परिणाम प्रकाश का आवर्धन है। इससे हम उन पिंडों का अवलोकन करने में सक्षम होते हैं जो या तो बहुत दूर हैं और अथवा जिन्हें देख पाना लगभग असंभव है। आइंस्टीन क्रॉस ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक विशेष स्थिति है। जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप के बारे में GMRT खगोलीय भौतिकी की परिघटनाओं का अध्ययन करने वाला एक उपकरण है। यह निम्न रेडियो आवृत्तियों 40 से 1450 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है। इसका परिचालन नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा किया जाता है। यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक भाग है। पल्सर तेजी से घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ये विकिरण के प्रकाश पुंज उत्सर्जित करते हैं जिन्हें पृथ्वी से प्रकाश की चमकदार रोशनी के रूप में देखा जाता है। इनका उत्सर्जन समय के एक अत्यंत सटीक अंतराल पर होता है, इसलिए वैज्ञानिक पल्सर को कॉस्मिक घड़ी के रूप में देखते हैं। ये अत्यधिक चुंबकीय होते हैं। ये बहुत तेज गति से घूर्णन करते हैं। ये घूर्णन के दौरान अपने चुंबकीय ध्रुवों से विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। पल्सर की पीरियड उस समय को कहा जाता है जब पल्सर्स उन बिंदुओं पर स्विच ऑफ प्रतीत होते हैं जब उनका प्रकाश पृथ्वी की ओर नहीं होता है। लीगो इंडिया परियोजना सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय कैबिनेट ने लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या लीगो परियोजना के तहत एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के बारे में लीगो इंडिया परियोजना पूरी होने पर विश्वव्यापी नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में भारत में अवस्थित एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला होगी। लीगो इंडिया विश्व में अपनी तरह की तीसरी वेधशाला होगी। वर्तमान में लीगो में संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर 2 अलग अलग जगहों पर स्थित प्रयोगशालाएं शामिल हैं, एक हार्नफोर्ड वाशिंगटन में और दूसरा लिविंगस्टन लुइसियाना में। इस तरह का चौथा डिटेक्टर जापान के कागरा में भी बनाया जाएगा। अवस्थिति महाराष्ट्र का हिंगोली जिला। वित्त पोषण परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST। क्षमता यह भारतीय अनुसंधान संस्थानों के संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में लीगो प्रयोगशाला के बीच एक सहयोगी परियोजना है। अमेरिका इस प्रयोगशाला के लिए आवश्यक प्रमुख घटक प्रदान करेगा। संबंधित घटनाक्रम आइंस्टीन टेलीस्कोप साइंटिफिक कोलैबोरेशन ने डिटेक्टर के वैक्यूम सिस्टम के डिजाइन के लिए सन यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के साथ एक समझौता किया है। आइंस्टीन टेलीस्कोप यह एक प्रस्तावित भूमिगत अवसंरचना है। इसे सतह से कम 200 मीटर गहराई में स्थापित किया जा रहा है। इसमें तीसरी पीढ़ी की गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला की स्थापना की जाएगी। लेजर इंटरफेरोमेट्री स्पेस एंटीना लीजा
लीजा अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है जो लीजा पाथफाइंडर की सफलता पर आधारित है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नेतृत्व में लीजा मिशन ईएसए, नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के बीच एक सहयोग है। इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमेट्री स्पेस एंटीना एलिजा भी एक मिशन है जिसका लक्ष्य पहली बार अंतरिक्ष से गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का पता लगाना है। इसमें एक मदर और 2 डॉटर अंतरिक्ष यान शामिल हैं। ब्लैक होल्स और टाइम डायलेशन सुर्खियों में क्यों? हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल क्वासस के एक वर्ग का अवलोकन किया है। ये प्रारंभिक ब्रह्मांड में टाइम डायलेशन का प्रदर्शन करते हैं। अन्य संबंधित तथ्य: इस टाइम डायलेशन से पता चला है कि ब्रह्मांड के प्रारंभिक दौर में समय वर्तमान समय की तुलना में 5 गुना कम गति से बीत रहा था। क्वासर अत्यंत सक्रिय और चमकदार प्रकार का सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस है। क्वासस अत्यधिक सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल हैं। ये आमतौर पर आकाशगंगाओं के केंद्रों में मौजूद होते हैं। हमारी मिल्की वे के निकट कोई क्वासस नहीं है। टाइम डायलेशन के बारे में अलग अलग पर्यवेक्षकों के लिए समय के अलग अलग दर से बीतने को टाइम डायलेशन कहते हैं। यह पर्यवेक्षकों की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सापेक्ष गति या अवस्थिति पर निर्भर करता है। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत में टाइम डायलेशन को बताया गया है। घटना: यह घटना अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड द्वारा निर्मित प्रबल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण देखने को मिलती है। गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक प्रबल होता है, स्पेस टाइम में उतना ही अधिक संकुचन और विस्तार होता है एवं समय भी उतनी ही धीमी गति से बीतता है। ब्लैक होल्स के अध्ययन का महत्व: ये मूलभूत सिद्धांतों के परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में है जिससे हमें ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सकती है। इससे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमारी मौजूदा समझ और बेहतर हो सकती है जो ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट के लिए उपयोगी हो सकती है। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत और आपकी आयु: आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार किसी विशाल द्रव्यमान वाले पिंड से आपकी दूरी के अनुसार मजबूत या कमजोर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आपकी आयु बहुत धीमी या तेज गति से बढ़ती है। यहाँ बताया गया है कि यदि आप पृथ्वी के बजाय निम्नलिखित स्थानों पर 30 वर्ष बिताएं तो आपकी आयु में क्या बदलाव होगा। बृहस्पति: आपकी आयु 18.4 सेकेंड कम हो जाएगी। चंद्रमा: आपकी आयु 629 मिली सेकेंड का 1000वां भाग बढ़ जाएगी। ब्लैक होल्स के बारे में: ये अंतरिक्ष में ऐसे स्थान होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता है। पदार्थ के अत्यंत कम क्षेत्र में संकुचित हो जाने के कारण यहाँ अत्यधिक प्रबल गुरुत्वाकर्षण होता है। निर्माण: अधिकांश ब्लैक होल्स किसी बड़े तारे के जीवन चक्र के अंतिम चरण में हुए सुपरनोवा विस्फोट के बाद शेष बचे अवशेषों से निर्मित होते हैं। अन्य विशेषताएं: ये अदृश्य होते हैं। ये आकार में काफ़ी बड़े या छोटे भी हो सकते हैं। अवलोकन: ब्लैक होल्स को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि ये स्वयं प्रकाश या किसी अन्य विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन या विकिरण नहीं करते हैं। ब्लैक होल्स की सीमा के ठीक निकट के वृत्ताकार क्षेत्र को इवेंट होराइजन कहते हैं। इस क्षेत्र से दृश्य प्रकाश सहित सभी प्रकार का विकिरण उत्सर्जित होता है। ब्लैक होल्स के प्रकार:
आदिम ब्लैक होल्स ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के तत्काल बाद निर्मित हुए। तारकीय यानी कि स्टेलर ब्लैक होल्स इनका निर्माण तब होता है जब कोई तारा अपने केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण केंद्र की ओर संकुचित होता है। अतः जब ऐसा होता है तो इसका परिणाम सुपरनोवा विस्फोट होता है। मध्यवर्ती ब्लैक होल्स यानी कि इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 100 गुना से लेकर सैकड़ों हजारों गुना तक होता है। महाविशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हमारी मिल्की वे सैजिटेरियस ए ब्लैक होल सहित लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल के मूल भाग श्वार्ज़चिल्ड रेडियस यह ब्लैक होल के केंद्र से इवेंट होराइजन के मध्य की त्रिज्या है। इस क्षेत्र के भीतर पलायन वेग प्रकाश की गति के बराबर होता है। एर्गोस्फीयर यदि ब्लैक होल घूर्णन कर रहा है तो उसके द्रव्यमान के कारण ब्लैक होल के चारों ओर का स्पेस टाइम भी घूर्णन करता है। ब्लैक होल सिंगुलैरिटी यह ब्लैक होल के ठीक केंद्र में होती है जहां अनंत घनत्व के कारण पदार्थ संकुचित होता जाता है। रिलेटिविस्टिक जेट जब ब्लैक होल तारों को अवशोषित करता है तब कणों और विकिरण के जेट यानी बीम लगभग प्रकाश गति से बाहर की ओर निकलते हैं। फोटॉनस्फीयर ब्लैक होल के निकट गर्म प्लाज्मा से उत्सर्जित फोटॉन जिसके प्रक्षेप पथ को ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण द्वारा मोड़ दिया जाता है जिससे दीप्तिमान वलय का निर्माण होता है। इवेंट होराइजन सिंगुलैरिटी के चारों ओर त्रिज्या में घेरने वाला मंडल जिस बिंदु से वापस नहीं आया जा सकता है जहां ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण से पदार्थ और प्रकाश भी नहीं बच सकते हैं उसको इवेंट होराइजन बोलते हैं। एक्रेशन डिस्क ब्लैक होल के चारों ओर अत्यंत तीव्र गति से सर्पिलाकार घूमती अत्यधिक गर्म गैस और धूल जिससे विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक्सरे उत्पन्न होती है एक्रेशन डिस्क कहते हैं। डार्क मैटर का मानचित्रण सुर्खियों में क्यों खगोलविदों ने डार्क मैटर का सबसे विस्तृत मानचित्र तैयार किया है। इसमें ब्रह्मांड की लंपीनेस और ब्रह्मांड के फैलने की दर दोनों को दर्शाया गया है। यहाँ लंपीनेस का तात्पर्य ठोस अवस्था वाले किसी पदार्थ से है जिसका आमतौर पर कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अन्य संबंधित तथ्य खगोलविदों ने अटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप के माइक्रोवेव डिटेक्टर की मदद से मानचित्र तैयार किया है। ब्रह्मांडों के विस्तार के बारे में आइंस्टीन के सिद्धांत में की गई भविष्यवाणियां सही हैं या नहीं यह पता लगाने के लिए खगोलविदों ने एसीटी द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का अवलोकन किया। खगोलविदों ने ब्रह्मांड विज्ञान की मानक मॉडल की सत्यता का भी अवलोकन किया। एसएमसी मॉडल के अनुसार बिग बैंग के बाद घटनाओं का एक निश्चित और सटीक क्रम था। खगोलविदों द्वारा किए गए अवलोकन अदृश्य ब्रह्मांड करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैले हुए अदृश्य ब्रह्मांड डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की विशेषताओं का अवलोकन किया गया। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण सीएमबी विकिरण की पृथ्वी तक पहुंचने की 14 बिलियन वर्ष की यात्रा के दौरान यह डार्क मैटर सहित अत्यधिक द्रव्यमान वाली ब्रह्मांड में मौजूद संरचनाओं की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से काफ़ी प्रभावित हुआ है। सीएमबी या फॉजिल रेडिएशन बिग बैंग की परिघटना के अवशेष रूप में मौजूद प्रथम प्रकाश है। सीएमबी विकिरण डार्क मैटर द्वारा विक्षेपित हो जाता है। लंपीनेस अवलोकन के दौरान माप से पता चलता है कि ब्रह्मांड की लंपीनेस एसएमसी के तहत निर्धारित आकार के अनुरूप ही है। विस्तार ब्रह्मांड के फैलने की दर आइंस्टीन के सिद्धांत पर आधारित हमारे एसएमसी के अनुरूप है।
ग्रेविटेशनल लेंसिंग इसे सीएमबी के संचरण को रिकॉर्ड करते समय देखा गया था। बिग बैंग मॉडल या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएमबी की मौजूदगी की व्याख्या करने में सक्षम एकमात्र मॉडल है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अत्यधिक उच्च तापमान और घनत्व वाली अवस्था से अस्तित्व में आया था। इसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह सिद्धांत दो मुख्य धारणाओं पर आधारित है। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को सटीक रूप से दर्शाता है। ब्रह्मांडीय सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि किसी प्रेक्षक को ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वे किस दिशा में देख रहे हैं या वे ब्रह्मांड में कहाँ स्थित हैं। ब्रह्मांड की संरचना। डार्क मैटर। सामान्य पदार्थ के विपरीत डार्क मैटर विद्युत चुंबकीय बल के साथ अंतरक्रिया नहीं करता है। विजिबल मैटर पर डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव या खिंचाव से ही शोधकर्ता डार्क मैटर की मौजूदगी का अनुमान लगा पाए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड में डार्क मैटर विजिबल मैटर की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है, अर्थात ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर है। खगोल फ्रिज ज्विकी ने पहली बार 1930 के दशक में डार्क मैटर शब्द का इस्तेमाल किया था। डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है। यह मुख्यतः अंतरिक्ष में निर्वात वाले क्षेत्र से संबद्ध होता है। यह स्पेस टाइम के संदर्भ में संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समान रूप से वितरित है। नॉर्मल मैटर या विजिबल मैटर। ब्रह्मांड का लगभग 5% हिस्सा विजिबल मैटर है। इनमें पृथ्वी, सूर्य, अन्य तारे और आकाशगंगाएं शामिल हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा के सघन केंद्रीय भाग की तस्वीरें ली हैं। इससे इसकी कुछ नई विशेषताओं का पता चला है। अन्य संबंधित तथ्य। तारों का निर्माण करने वाले इस सघन केंद्रीय क्षेत्र को सैजिटेरियस सी कहा जाता है। यह सैजिटेरियस ए से लगभग 300 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसमें प्रोटोस्टार भी मौजूद हैं। ये ऐसे तारे होते हैं जो अभी भी निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और द्रव्यमान बढ़ा रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिली जानकारी के बारे में। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी पर सवाल। इसने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी के अनुमानों से पहले की पूरी तरह से विकसित मौजूदा आकाशगंगाओं का पता लगाया है। इससे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी पर सवाल खड़े होते हैं। कम द्रव्यमान वाली आकाशगंगाएं। आमतौर पर माना जाता है कि किसी आकाशगंगा की चमक उसके द्रव्यमान से निर्धारित होती है। हालांकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के निष्कर्ष बताते हैं कि कम द्रव्यमान वाली आकाशगंगाएं भी बहुत तेज चमक सकती हैं। तारों का निर्माण। बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन साल बाद बनी आकाशगंगाओं में तारों का निर्माण हमारी आकाशगंगा जैसी बड़ी आकाशगंगाओं से काफ़ी अलग तरीके से हुआ होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 2021 में लॉन्च किया गया था। यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एसए और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। कनाडाई इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। संबंधित अवधारणाएं। हबल स्थिरांक। ब्रह्मांड के विस्तार की पहली गणितीय व्याख्या 1929 में एडविन हबल ने प्रस्तुत की थी। इसे हबल स्थिरांक कहा जाता है। हबल स्थिरांक की गणना निम्नलिखित द्वारा की जाती है। ऐसा सुपरनोवा के दौरान उत्पन्न चमक का पर्यवेक्षण करते हुए तुलना करके किया जा सकता है।
सुपरनोवा अंतरिक्ष में किसी तारे में होने वाला सबसे बड़ा विस्फोट है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड अर्थात बिग बैंग परिघटना से शेष बचे विकिरण में बदलाव का विश्लेषण करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करके। न्यूट्रिनो कण सुर्खियों में क्यों? वैज्ञानिकों ने पहली बार मिल्की वे आकाशगंगा की सेंट्रल डिस्क से न्यूट्रिनो की उत्पत्ति का अवलोकन किया है। न्यूट्रिनो के बारे में, ये इलेक्ट्रॉन्स के समान ही मौलिक कण लेकिन परमाणु का भाग नहीं होते हैं, इसलिए ये और छोटे भागों में विखंडित नहीं हो सकते हैं। प्रमुख विशेषताएं, इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, ये आवेश रहित और अर्ध प्रचक्रण कण होते हैं। ये अपने स्रोत से लगभग प्रकाश की रफ्तार से और सीधी रेखाओं में गति करते हैं। ये शायद ही अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करते हैं, लेकिन इसलिए इसे घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। ये ब्रह्मांड के सभी परमाणुओं से अधिक संख्या में मौजूद हैं। ये केवल गुरुत्वाकर्षण और दुर्बल बल से प्रभावित होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो। ये अपनी यात्रा के दौरान एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूट्रिनो दोलन कहा जाता है। न्यूट्रिनो के अध्ययन का महत्व, ये सबसे ऊर्जावान खगोल भौतिकी स्रोतों जैसे कि फटते तारे, गामा किरण, प्रस्फोट आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इससे उन पिंडों और परिघटनाओं को समझने में मदद मिलती है जहाँ से न्यूट्रिनो उत्पन्न होते हैं। भौतिकी के बुनियादी नियमों की समझ बढ़ाते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रिनो की संरचना का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करते हैं। न्यूट्रिनो के स्रोत, ये हमारी आकाशगंगा में कॉस्मिक किरणों के अंतरतारकीय पदार्थ से टकराने पर उत्सर्जित होते हैं। ये सूर्य जैसे तारे में विस्फोट, सुपरनोवा, गामा किरण विस्फोट और क्वासर द्वारा भी निर्मित होते हैं। पृथ्वी पर न्यूट्रिनो का निर्माण पृथ्वी के कोर और परमाणु रिएक्टरों में अस्थिर परमाणुओं के क्षय के दौरान होता है। यहाँ तक कि केला भी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है। ये कण इसमें पोटेशियम की प्राकृतिक रेडियोधर्मिता से निर्मित होते हैं। प्रस्तावित भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला INO के तहत केवल वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अध्ययन किया जाएगा। यह एक बहुसंस्थागत प्रयास है जिसका उद्देश्य भारत में लगभग 1200 मीटर की चट्टानी आवरण वाली विश्व स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला का निर्माण करना है। इस प्रयोगशाला में नॉन एक्सेलरेटर आधारित उच्च ऊर्जा और नाभिकीय भौतिकी अनुसंधान किया जाएगा। इस परियोजना को परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जा रहा है। न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर का उपयोग किया जाएगा। यह प्रयोगशाला तमिलनाडु के थेनी जिले में बोडी वेस्ट हिल्स क्षेत्र में स्थित होगी। भूमध्य रेखा से निकटता के कारण इसे यहाँ स्थापित किया जा रहा है। वायुमंडलीय न्यूट्रिनो, ये आमतौर पर पृथ्वी की सतह से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब कॉस्मिक कीड़े ऊर्जावान कण पृथ्वी के वायुमंडल में टकराती हैं। इन ऊर्जावान कणों में प्रोटॉन्स और भारी नाभिक वाले कण होते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने पर नाइट्रोजन अणुओं के साथ क्रिया करके पियोन और म्यूऑन मुक्त करते हैं। आगे चलकर इनका क्षय होता है जिससे न्यूट्रिनो उत्पन्न होते हैं। जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन सुर्खियों में क्यों? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जूस को यूरोप के स्पेसपोर्ट फ्रेंच गुयाना से एरियल 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। यह बृहस्पति और उसकी चंद्रमाओं तक की यात्रा करेगा। जूस मिशन के बारे में उद्देश्य, यह बृहस्पति और महासागरों की उपस्थिति वाले इसके 3 बड़े चंद्रमाओं का विस्तृत अवलोकन करेगा। ये चंद्रमा हैं गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा।
यह इन चंद्रमाओं के मौसम, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और अन्य तत्वों का निरीक्षण एवं विश्लेषण करेगा। अंतरिक्ष यान, इसमें रिकॉर्ड 85 वर्ग मीटर के सारे पैनल हैं जो एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार में फैले हुए हैं। पेलोड, इसमें गैनीमीड लेजर अल्टीमीटर, मून एंड जुपिटर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, यूवी इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ आदि शामिल हैं। यह अंतरिक्ष यान बृहस्पति की ओर जाने के लिए पहली बार पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण से सहायता लेगा। बृहस्पति के लिए प्रमुख अंतरिक्ष मिशन स्पेस एजेंसी वर्ष पायनियर 10 मिशन, नासा 1972, वायेजर 1 और 2 नासा 1977, गैलीलियो बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला मिशन नासा 1989, यूलिसिस नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी 1990, जूनो नासा 2011, यूरोपा क्लिपर नासा 2024 में अपेक्षित। बृहस्पति के बारे में, यह सूर्य का 5वां सबसे निकटतम ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह जोवियन ग्रहों में से एक है। अन्य जोवियन ग्रह शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। जोवियन ग्रहों की ठोस सतह नहीं होती है, इसके बजाय वे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। उनके वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया, जल और अन्य गैसों का पता लगाया गया है। शनि ग्रह के 146 चंद्रमाओं के बाद सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला दूसरा ग्रह जुपिटर 95 चंद्रमा है। बृहस्पति ग्रह में हल्के भ्रमणकारी पिंडों के छल्लों वलय की एक प्रणाली है। इसके चारों ओर धुंधली वलय प्रणाली है। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड, सुर्खियों में क्यों? हाल ही में नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन का कैप्सूल बेन्नु क्षुद्र ग्रह से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आया है। ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में, ओसिरिस रेक्स का पूरा नाम ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर है। मिशन का लक्ष्य क्षुद्र ग्रह बेन्नु से सैंपल एकत्र करना और उसे पृथ्वी पर भेजना। बेन्नु छोटा व पृथ्वी के निकट कार्बन युक्त क्षुद्र ग्रह है। नई यात्रा, सैंपल्स को पृथ्वी पर भेजने के बाद ओसिरिस रेक्स ने क्षुद्र ग्रह एपोफिस के लिए एक नया मिशन शुरू कर दिया है, इसलिए अब इसका नाम बदलकर ओसिरिस अपेक्स एक्सप्लोरर कर दिया गया है। क्षुद्र ग्रह और संबंधित पिंड, धूमकेतु, ये हिम युक्त पिंड होते हैं। सूर्य के नज़दीक से गुजरने के दौरान एक लंबी और मोटी गैसीय पूंछ इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। उल्काब, ये क्षुद्र ग्रह धूमकेतु या ग्रह से अलग हुए चट्टानी या धात्विक खंड हैं। क्षुद्र ग्रह, ये ग्रह से छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उल्का पिंड, यह उल्का का वह भाग होता है जो पृथ्वी तक पहुंचता है। उल्का, ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण गर्म होकर चमकने लगते हैं। क्षुद्र ग्रह की श्रेणियाँ, मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट, यह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद है। ट्रोजन, ये क्षुद्र ग्रह किसी बड़े ग्रह की कक्षा में मौजूद होते हैं। ट्रोजन हमारे शुरुआती सौरमंडल के अवशेष हैं। नासा का लूसी मिशन ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अन्वेषण करने के लिए भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान है। पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह, इनकी कक्षाएं पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा के काफ़ी निकट से गुजरती हैं। ऐसे क्षुद्र ग्रह को अर्थ क्वासर कहा जाता है। क्षुद्र ग्रहों का अन्वेषण खगोल विज्ञान में कैसे योगदान कर देता है? सौरमंडल के निर्माण के संबंध में जानकारी क्षुद्र ग्रहों के सैंपल्स के विश्लेषण से हमें उस समय की परिस्थितियों और पदार्थों को समझने में मदद मिल सकती है। जीवन की उत्पत्ति, इन सैंपल से उन
रासायनिक और कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी मिल सकती है। ग्रह की रक्षा। भविष्य में पृथ्वी की रक्षा से जुड़े साझा प्रयासों के लिए वेन्यू जैसे क्षुद्र ग्रहों के संगठन और संरचना को समझना महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकी। इस मिशन ने अंतरिक्ष यान डिजाइन, नेविगेशन और सैंपल संग्रह के मामले में उन्नत तकनीक का प्रदर्शन किया है। अन्य संसाधन उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित वैश्विक व्यवस्था अर्थात आउटर स्पेस गवर्नेंस। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीतिगत विवरण जारी किया है। मौजूदा वैश्विक शासन व्यवस्था। वर्ष 1958 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति का गठन किया था। इसका उद्देश्य संपूर्ण मानवता के हित के लिए अंतरिक्ष में खोज करना और उसके उपयोग को नियंत्रित करना था। बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएन कोपस को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करता है। उनुसा द्वारा 5 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संधियां की गई हैं। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 इसे अलग अलग देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि के नाम से भी जाना जाता है। रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968 इसे अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी और बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं की वापसी पर समझौता भी कहते हैं। लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 इसे अंतरिक्ष आधारित पिंडों के कारण होने वाली क्षति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर अभिसमय भी कहते हैं। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976 यह बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं के पंजीकरण पर अभिसमय से संबंधित है। मून एग्रीमेंट 1979 यह समझौता चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर अलग अलग देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने से संबंधित है। भारत ने उपर्युक्त सभी 5 संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि भारत ने इनमें से केवल 4 संधियों की ही अभिपुष्टि की है। भारत ने मून एग्रीमेंट की अभिपुष्टि नहीं की है। संबंधित अवधारणाएं। अंतरिक्ष मलबा। ऑस्ट्रेलियाई तट पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के रॉकेट का मलबा मिला है। अंतरिक्ष मलबे के बारे में। अंतरिक्ष मलबे में प्राकृतिक उल्कापिंड और कृत्रिम मानव निर्मित दोनों प्रकार के पिंड, सैटेलाइट के अवशेष मौजूद होते हैं। अंतरिक्ष मलबे में योगदान देने वाले देशों में रूस जो है शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद अमेरिका, चीन और फ्रांस का स्थान है। अंतरिक्ष मलबे का प्रभाव। हजारों की संख्या में लॉन्च किए गए लेकिन अप्रयुक्त हो चुके प्रक्षेपण यान अंतरिक्ष में बिखरे हुए हैं। इससे इनके उपग्रहों या अंतरिक्ष स्टेशन से टकराने का खतरा बना रहता है। इससे समुद्री जीवन के लिए खतरा पैदा होता है और यह प्रदूषण का एक स्रोत भी है। दायित्व पर अभिसमय 1972 यह अभिसमय क्षति के दावों के निपटान के लिए प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है। केसलर सिंड्रोम एक ऐसी परिघटना है जिनमें पृथ्वी की निचली कक्षा एलईओ में मलबों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उनके टकराव का विनाशकारी चक्र आरंभ हो जाता है। इसके तहत प्रत्येक टकराव से निर्मित अंतरिक्ष मलबे से आगे टकराव की संभावना बढ़ती जाती है। इसके कारण पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की सघनता में वृद्धि हो जाती है। इसे 1978 में नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड जे केसलर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अंतरिक्ष मलबे की समस्या से निपटने के लिए की गई पहलें। अंतरिक्ष पिंडों की ट्रैकिंग और निगरानी करने के लिए इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट IS-40M की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस नेत्रा मलबे की स्थिति की प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करता है।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने क्लियर स्पेस 1 मिशन लॉन्च किया है। अब जो है सुर्खियों में रही मुख्य अवधारणाएं, मतलब शब्दावलियों से संबंधित गोल्डीलॉक्स जोन पहला शब्द है। गोल्डीलॉक्स जोन, इसे हैबिटेबल जोन भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र है जो न तो बहुत गर्म होता है और न ही अधिक ठंडा। इस वजह से इस क्षेत्र में स्थित ग्रहों की सतह पर जल तरल रूप में मौजूद हो सकता है। एक्सोप्लैनेट, वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के आकार का एक एक्सोप्लैनेट यानी बहिर्ग्रह खोजा है। इसे TOI 463b या HD 245-13-4b 245-134b नाम दिया गया है। TOI 4603b या HD 245-134b नाम दिया गया है। सौरमंडल से परे किसी भी ग्रह को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। अधिकतर एक्सोप्लैनेट्स अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। मुक्त रूप से गतिमान एक्सोप्लैनेट्स को रफ प्लैनेट भी कहा जाता है। ये आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं और ये किसी भी तारे से संबद्ध नहीं है। कुछ एक्सोप्लैनेट पृथ्वी के समान अत्यधिक चट्टानी होते हैं, तो कुछ एक्सोप्लैनेट बृहस्पति और शनि के समान गैसों से निर्मित होते हैं। एक अध्ययन में रहने योग्य एक्सोप्लैनेट के नए प्रकार की खोज की गई है, जिसे हाइजियन वर्ल्ड्स कहा जाता है। इन ग्रहों का द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक द्रव्यमान वाले सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट का एक प्रकार और मिनी नेपच्यून के बीच कहीं हो सकता है। फास्ट रेडियो बर्स्ट FRB, फास्ट रेडियो बर्स्ट रेडियो तरंग आवृत्तियों में विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक चमकदार और क्षणिक विस्फोट है। यह रेडियो तरंग आवृत्तियों में देखी जाती है और यह आमतौर पर 1 सेकंड के हजारवें हिस्से तक ही अस्तित्व में रहता है। FRBs ब्रह्मांड में घटित होने वाली सामान्य परिघटनाएं हैं। चूंकि FRBs पृथ्वी पर पहुंचने तक अपनी ऊर्जा खो देती हैं, इसलिए उनका पता लगाना मुश्किल होता है। जब FRBs आकाशगंगाओं से होकर और दो या दो से अधिक आकाशगंगाओं के बीच से गुजरती हैं, तब उन्हें गर्म गैसों का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों की तुलना में अधिक धीमी हो जाती हैं। इस परिघटना को परिक्षेपण के रूप में जाना जाता है। यह परिघटना वैज्ञानिकों को उन आकाशगंगाओं के बीच मौजूद पदार्थ का पता लगाने और मापने का अवसर देती है, जो वर्तमान में हमारे लिए अदृश्य होते हैं। हालांकि FRBs के उत्पन्न होने का कारण पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों को लगता है कि इनके स्रोत निम्नलिखित हो सकते हैं। श्वेत वामन तारे, सघन गर्म व संकुचित तारे के अवशेष, न्यूट्रॉन तारे, विशाल तारे के अंत से निर्मित जैसे तारकीय अवशेष और आकाशगंगाओं की टक्कर। गामा रे बस्टर्स, एक नए अध्ययन के अनुसार गामा रे बस्टर्स में ओजोन परत का अस्थायी रूप से क्षरण करने की क्षमता है। गामा रे बस्टर्स के बारे में ये ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और भयंकर विस्फोट है। ये अत्यंत अल्प समय वाले उच्च ऊर्जा युक्त प्रकाश पुंज हैं। ये ब्लैक होल के निर्माण और न्यूट्रॉन तारों के बीच टक्कर जैसी विस्फोटक परिघटनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। जब कोई GRB उत्पन्न होता है तो यह अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में विद्युत चुंबकीय विकिरण का सबसे चमकीला स्रोत बन जाता है। GRBs आयन मंडल के निचले भाग में अणुओं को आयनित करने के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही ये संपूर्ण आयन मंडल को भी प्रभावित कर सकते हैं। अर्धचंद्रमा,
हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के साथ चक्कर लगाने वाले एक नए क्षुद्रग्रह की खोज की है। इस क्षुद्रग्रह को 2023 FW13 नाम दिया गया है। इसे अर्ध चंद्रमा या अर्ध उपग्रह की संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ है कि यह उतनी ही अवधि में सूर्य की परिक्रमा करता है जितनी अवधि में पृथ्वी करती है। हालांकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बहुत कम प्रभावित होता है। जीरो शैडो डे। जीरो शैडो डे एक खगोलीय परिघटना है जो तब घटित होती है जब सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है और सममित तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुओं की छाया नहीं बनती है। यह घटना उन स्थानों पर घटित होती है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित होते हैं। इसका कारण सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन होना है। ब्लेजर। लद्दाख के हॉनले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला ने BL लैसरटे की चमकदार परिघटना दर्ज की है। लैसरटे पृथ्वी से लगभग 950 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक ब्लेजर है। ब्लेजर एक प्रकार की आकाशगंगा है। इसे ऊर्जा एक विशाल ब्लैक होल से प्राप्त होती है। ये ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और सबसे शक्तिशाली पिंडों में से एक है। ब्लेजर को अत्यधिक ऊर्जावान कणों एवं विकिरण का उत्सर्जन करने के लिए जाना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन तरंगे यानी कि एमिक तरंगे। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री में एमिक तरंगों की पहचान की थी। एमिक तरंगों के बारे में ये तरंगें पृथ्वी के आंतरिक चुंबक मंडल में दर्ज किए गए विविक्त यानी विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन अनुप्रस्थ प्लाज्मा तरंगें हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये तरंगें भूमध्य रेखीय अक्षांशों में उत्पन्न होती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ प्रसारित होती है। उनके फुटप्रिंट उच्च अक्षांश आयन मंडल वायुमंडल की एक परत में प्राप्त होते हैं। इन तरंगों को अंतरिक्ष के साथ साथ जमीन पर स्थित मैग्नेटोमीटर में भी दर्ज किया जा सकता है। ये तरंगें किलर इलेक्ट्रॉनों की बौछारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बौछारें अंतरिक्ष जनित प्रौद्योगिकी उपकरणों के लिए खतरनाक है। चुंबक मंडल एक ग्रह के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अंतर ग्रही अंतरिक्ष के चुंबकीय क्षेत्र की बजाय स्वयं उस ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है कि पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के शांत होते समय पर्ल जैसी संरचनाओं वाले विशेष कंपनों में बहुत अधिक वृद्धि होती है। इन कंपनों को जियोमैग्नेटिक PC1 पर्ल ऑसिलेशन कहा जाता है। PC1 पर्ल ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड की संरचना वाले नैरो बैंड सिग्नल्स होते हैं जो निम्न आवृत्ति वाले एमिक तरंगों की उपस्थिति को बताते हैं। एमिक तरंगे मैग्नेटोपॉज उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन्स, एमिक कोरस उल्फ मैग्नेटोस्फीयर की पूंछ। उपग्रह आधारित संचार। उपग्रह आधारित संचार या सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटकॉम के तहत कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से संचार लिंक स्थापित किया जाता है। सैटकॉम के निम्नलिखित दो मुख्य घटक होते हैं: पृथ्वी आधारित भाग फिक्स्ड या मोबाइल ट्रांसमिशन व रिसेप्शन उपकरण और अंतरिक्ष आधारित भाग यानी कृत्रिम उपग्रह। सैटेलाइट ऑपरेटर्स को सैटकॉम के लिए आवृत्ति और कक्षा पृथ्वी की कक्षा के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। भारत सरकार उपग्रह से लिंक स्थापित करने या
जोड़ने के लिए रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम का आवंटन करती है। दूरसंचार विभाग दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रसारण सेवाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। सेटकॉम के लाभ यह दूरस्थ क्षेत्रों में डेटा कनेक्टिविटी और लागत को कम करता है। हाल ही में इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नव मित्र का सफल परीक्षण किया है। यह उपग्रह आधारित एक संचार प्रणाली है जो समुद्र से और समुद्र तक दोतरफा संदेश सेवा को सक्षम बनाती है। उपग्रह संचार प्रणाली के मुख्य तत्व उपग्रह यूजर स्टेशन, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे, पृथ्वी पर स्थित संचार प्रणाली, यहाँ तरंगें। फ्लेमिंगो परियोजना फ्लेमिंगो वर्गो कंसोर्टियम फॉर कॉस्मोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन का एक प्रोजेक्ट है। इसका पूरा नाम है फुल हाइड्रो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर सिमुलेशन विद ऑल स्काई मैपिंग फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑब्जर्वेशन। वर्गो कंसोर्टियम फॉर कॉस्मोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन की स्थापना 1994 में यूके के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पहल के तहत की गई थी। इसमें अब यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय समूह शामिल है। फीस्ट फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने फीस्ट नाम से एक फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर विकसित किया है। FEA एक कंप्यूटराइज्ड तरीका है जो यह पूर्वानुमान लगाता है कि कोई उत्पाद वास्तविक दुनिया के बलों के संपर्क में आने पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। फीस्ट का उपयोग रॉकेट, विमान, उपग्रह, भवन जैसी अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस परिमित तत्व विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा। बेटेलगेयूज ओरायन तारामंडल का 7वां चमकदार लाल विशालकाय रेड जॉइंट तारा है। भारतीय खगोल विज्ञान में इसे तिरुवतीरय या आर्द्र भी कहा जाता है। यह तारा अपने अंतिम कार्बन दहन चरण में है। इसका कारण यह है कि यह तारा पहले ही अपने हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का उपभोग कर चुका है। जब यह तारा आवर्त सारणी के सभी तत्वों का उपभोग कर लेगा तब गुरुत्वाकर्षण इसके कोर को संकुचित कर देगा और फिर इसे एक न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में बदल देगा। नियर स्पेस चीन ने हाइपरसोनिक हथियारों से लैस दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड बनाया है। नियर स्पेस किसी देश के राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के ऊपर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र होता है। इसका विस्तार समुद्र तल से ऊपर 18 से 160 किलोमीटर के बीच हो सकता है। वर्तमान में नियर स्पेस क्षेत्र नो मेंस लैंड है। इस क्षेत्र में सैन्य विमान उड़ाना संभव नहीं होता है क्योंकि यहाँ वायु बहुत अधिक विरल होती है। वहीं दूसरी ओर मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के चलते इस क्षेत्र में उपग्रह स्थापित करना भी कठिन होता है। यही कारण है कि नियर स्पेस क्षेत्र में बहुत कम विमान उड़ान भरते हैं। नियर स्पेस का महत्व इस क्षेत्र में स्थापित सुरक्षा तंत्र मानव रहित विमानों के विपरीत कई सप्ताह या कई महीनों तक काम कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में संचालित मानव रहित विमान केवल 24 to 40 घंटे तक ही काम कर सकते हैं। इस क्षेत्र में उपग्रहों को स्थापित करने की लागत कम होती है। अब स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, हेल्थ में सबसे पहला जो है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI सुर्खियों में क्यों? हाल ही में एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक
मानव रोगी में ब्रेन चिप यानी कि वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। अन्य संबंधित तथ्य 2023 में अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एलन मस्क की न्यूरालिंक को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी दी थी। इसका लक्ष्य वर्तमान में एफडीए द्वारा स्वीकृति प्राप्त उपकरणों की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक ब्रेन कनेक्शन वाले अगली पीढ़ी के मस्तिष्क प्रत्यारोपण का निर्माण करना है। परीक्षण के शुरुआती नतीजों में न्यूरॉन स्पाइक का पता लगाना है, जो काफ़ी सकारात्मक है। स्पाइक वास्तव में मस्तिष्क और शरीर को कोई कार्य करने के लिए निर्देश देने हेतु भेजे जाने वाले विद्युत और रासायनिक संकेतों को कहा जाता है। न्यूरालिंक ने यह भी घोषणा की कि उनके इस पहले उत्पाद का नाम टेलीपैथी होगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में, यह एक प्रचार की संचार प्रणाली है। इसके तहत कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क से सीधे संकेत भेजकर अपनी इच्छानुसार बाह्य उपकरणों या किसी एप्लीकेशन को संचालित कर सकता है। इसके जरिए व्यक्ति अपने मस्तिष्क से सीधे संकेत भेजकर अपने आसपास की किसी चीज़ को बदल सकता है, उसे स्थानांतरित या नियंत्रित कर सकता है या उसके साथ परस्पर संवाद स्थापित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, बीसीआई के जरिए हम केवल अपने मस्तिष्क का उपयोग करके किसी एप्लीकेशन या डिवाइस को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके 3 मुख्य भाग हैं: मस्तिष्क से आने वाले संकेतों का पता लगाने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए एक डिवाइस, रिकॉर्ड किए गए मस्तिष्क के संकेतों को प्रोसेस करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक कंप्यूटर जिसको आप नियंत्रित करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन डिवाइस। फीडबैक देना बीसीआई का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। यह प्रणाली किसी उपयोगकर्ता को यह बताती है कि कंप्यूटर किसी निर्णय या इच्छित कार्रवाई की व्याख्या करने में सक्षम है। बीसीआईज को आमतौर पर कार्य करने के तरीके के आधार पर यूनिडायरेक्शनल और बाईडायरेक्शनल में विभाजित किया जाता है। यूनिडायरेक्शनल बीसीआईज या तो मस्तिष्क या संकेत प्राप्त करते हैं या उन्हें मस्तिष्क तक भेजते हैं, जबकि वाई डायरेक्शनल बीसीआईज दोनों कार्य करते हैं। बीसीआई के लिए मस्तिष्क गतिविधि संकेतों को मापने हेतु उपयोग की जाने वाली अलग अलग तकनीकें निम्नलिखित हैं: इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी ईईजी। ईईजी में सिर पर एक छोटी धातु की डिस्क इलेक्ट्रोड को लगाकर मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि या संकेतों को मापा जाता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं विद्युतीय आवेगों के माध्यम से संचार करती हैं और ये हर समय, यहाँ तक कि सोते समय भी सक्रिय रहती हैं। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके तहत तंत्रिका तंत्र संबंधी गतिविधि की प्रतिक्रिया में रक्त ऑक्सीजनीकरण और इसके प्रवाह में आए बदलाव का पता लगाया जाता है। मुख्य उपयोग: ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, स्वास्थ्य देखभाल, पार्किंसंस रोग, मिर्गी और रीढ़ की हड्डी की चोट का इलाज आदि, जीवन शैली में सुधार, दिव्यांगजनों और वृद्ध लोगों की मदद, न्यूरोसाइंस और मस्तिष्क संबंधी अनुसंधान, रियल टाइम में मस्तिष्क के कार्यों, मस्तिष्क से सिग्नल प्राप्त करने वाले हार्डवेयर की कनेक्टिविटी और कार्यप्रणाली का अध्ययन, संचार प्रौद्योगिकी, मस्तिष्क और बाहरी डिवाइसेस के बीच प्रत्यक्ष संचार। न्यूरॉन्स के बारे में, मस्तिष्क लाखों कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। इन न्यूरॉन्स को तंत्रिका कोशिकाएं भी कहा जाता है और ये शरीर के सूचनाओं, संकेतों, संदेशों का प्रवाह करते हैं। न्यूरॉन्स मस्तिष्क के अलग अलग भागों के साथ साथ मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और पूरे शरीर में सूचना भेजने के लिए विद्युत और रासायनिक संकेतों का उपयोग करते हैं। न्यूरॉन्स वस्तुतः तंत्रिकाक्ष, इसे एक्सॉन भी कहते हैं, के माध्यम से विद्युत और रासायनिक संकेतों को अन्य कोशिकाओं तक भेजते हैं।
न्यूरॉन्स इन संकेतों को पेड़ की जड़ के समान वाले दिखने वाले द्रुमिका या डेंड्राइट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तंत्रिका संवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जंक्शनों, जिन्हें सिनेप्सिस कहा जाता है, के माध्यम से प्रेषित होता है। न्यूरॉन्स तीन प्रकार के होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, ये ज्ञानेंद्रियों से आँख और कान से सूचना को मस्तिष्क तक ले जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स, ये शारीरिक मांसपेशियों की स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, जैसे चलना, बात करना, तथा मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं से मांसपेशियों तक सूचना पहुंचाना। इंटर न्यूरॉन्स, ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले न्यूरल मध्यवर्ती हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन्स और अन्य इंटरन्यूरॉन्स से लेकर मोटर न्यूरॉन्स और अन्य इंटरन्यूरॉन्स तक संकेत भेजते हैं। न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, एक्सॉन। संबंधित घटनाक्रम, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, बीओएसपी। बीओएसपी को ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, ब्रेन मैपिंग, 300 टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह पूछताछ का एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल तरीका है। इसे किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में छिपी जानकारी को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रणाली के तहत व्यक्ति के समक्ष शब्द, उक्ति व चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं और उनके प्रति उनके मस्तिष्क की तरंग रूपी प्रतिक्रियाओं को दर्ज किया जाता है। टेस्ट को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें मनुष्य के मस्तिष्क के इलेक्ट्रिकल व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह पॉलीग्राफ टेस्ट से अलग होते हैं। बीओएसपी पॉलीग्राफ टेस्ट से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें अभियुक्त से सवाल जवाब नहीं किए जाते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट से अभियुक्त के शरीर क्रिया विज्ञान के संकेतकों का परीक्षण किया जाता है। इनमें रक्तचाप, स्पंदन दर, श्वसन और त्वचा की चालकता जैसे संकेतक शामिल हैं। बायो कंप्यूटर, शोधकर्ताओं ने एक ऐसा हाइब्रिड बायो कंप्यूटर बनाया है जो आवाज़ पहचानने जैसे कार्यों को कर सकता है। प्रयोगशाला में विकसित मानव मस्तिष्क ऊतक को इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और इनपुट आउटपुट उपकरणों से जोड़कर बायो कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं। आगे नाइड इंटेलिजेंस अनुसंधान का एक नया क्षेत्र है। इसका उद्देश्य बायो कंप्यूटर्स का निर्माण करना है। आर्गन ऑन चिप्स, ऑर्गन्स ऑन चिप्स ऐसी प्रणालियां हैं जिनमें माइक्रोफ्लूडिक चिप्स के अंदर विकसित कृत्रिम या प्राकृतिक लघु ऊतक होते हैं। ये जीवित मानव अंगों की जटिल संरचनाओं और कार्यों का दोहराव कर सकते हैं। मानव शरीर क्रिया विज्ञान की बेहतर नकल करने के लिए चिप्स को कोशिका के सूक्ष्म परिवेश को नियंत्रित करने और ऊतक विशिष्ट कार्यों को यथावत रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑर्गन चिप्स को प्राकृतिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले यांत्रिक बलों की सटीक रूप से पुनर्रचना करने के लिए डिजाइन किया गया है। चिप्स जीवित मानव कोशिकाओं के अनुरूप निर्मित होते हैं और उनके छोटे फ्लूइडिक चैनल मानव शरीर की तरह ही रक्त और या वायु प्रवाह को पुनः उत्पन्न करते हैं। OOCS में अत्याधुनिक इन विट्रो तकनीक शामिल है। यह तकनीक शरीर के बाहर जैविक कोशिकाओं और ऊतकों के साथ प्रयोग को सक्षम बनाती है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR सुर्खियों में क्यों? हाल ही में स्वास्थ्य संगठन ने इंसेंटिवाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट्स 2023 रिपोर्ट जारी की है। WHO ने यह रिपोर्ट ग्लोबल AMR रिसर्च इन डेवलपमेंट R&D हब के साथ साझेदारी में जारी की है। अन्य संबंधित तथ्य, यह रिपोर्ट AMR की निगरानी और
प्रबंधन करने वाले G7 देशों के लिए है। ग्लोबल AMR R&D हब के बारे में, यह कुछ देशों, गैर सरकारी दानकर्ता संगठनों और अंतर सरकारी संगठनों के बीच एक साझेदारी है। इसे 2018 में शुरू किया गया था। इसे वन हेल्थ अप्रोच का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर AMR से संबंधित R&D में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। साथ ही AMR से संबंधित R&D के प्रयासों के समन्वय और सहयोग में सुधार करना भी इसका उद्देश्य है। वन हेल्थ एक एकीकृत अप्रोच है। इसके अंतर्गत मानव और पशु स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य प्रणालियों तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाता है। रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR के बारे में, जब जीवाणु, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ अपने अंदर इस तरह की बदलाव कर लेते हैं कि उन पर रोगाणु रोधी दवाइयों का कोई असर नहीं होता है, तब इस स्थिति को AMR कहते हैं। रोगाणु रोधी दवाएं विभिन्न सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले संक्रामक बीमारियों को रोकने और उनके इलाज करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं। रोगाणु रोधी दवाओं में एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया के इलाज के लिए, एंटीवायरल, वायरस के लिए, एंटी फंगल और एंटी पैरासिटिक्स शामिल हैं। AMR के चलते संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और इस स्थिति का कारण संक्रमण फैलता जाता है। रोगाणु रोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों को सुपरबग कहा जाता है। AMR के कारक, रोगाणु रोधी दवाओं का दुरुपयोग और अत्यधिक प्रयोग, जागरूकता और जानकारी का अभाव, गुणवत्तापूर्ण सस्ती दवाओं, टीकों और क्लिनिकल सेवाओं की सीमित उपलब्धता, बीमारियों को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की गलत खुराक लेना, मनुष्यों और पशुओं दोनों के मामले में स्वच्छ जल, सफाई और स्वच्छता की सीमित उपलब्धता, मानव उपयोग के लिए पाले जाने वाले पशुओं में एंटीबायोटिक का उपयोग, ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता का ह्रास। AMR को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए वैश्विक कदम, WHO द्वारा रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर वैश्विक कार्य योजना। इसका उद्देश्य प्रभावी और सुरक्षित दवाओं की सहायता से संक्रामक रोगों के सफल उपचार एवं रोकथाम की निरंतरता सुनिश्चित करना है। अवेयर एक्सेस वॉच रिजर्व टूल, इसे WHO की आवश्यक दवाओं की सूची के निर्माण हेतु विकसित किया गया है। इसका विकास एंटीबायोटिक के प्रति बढ़ते प्रतिरोध को रोकने और उनके उपयोग को सुरक्षित एवं अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। WHO द्वारा वैश्विक रोगाणु रोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली। इसका उद्देश्य AMR की निगरानी को बढ़ावा देना और AMR को नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक बनाना है। इसे 2015 में शुरू किया गया था। सिक्योर, यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आवश्यक एंटीबायोटिक दवाओं तक पहुंच का विस्तार करने वाला पहला समर्पित तंत्र है। यह पहल एकल उत्पाद तक सीमित नहीं है। वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन 2022 से 2026, इस एजेंडा को खाद्य व कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAHOIE के रूप में स्थापित ने संयुक्त रूप से जारी किया है। भारत द्वारा उठाए गए कदम, रोगाणु रोधी प्रतिरोध की रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्य योजना। इसे 2017 में शुरू किया गया था। यह एकीकृत वन हेल्थ दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इसमें
राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रकों के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है। एएमआर पर दिल्ली घोषणा पत्र इसे एक अंतर मंत्रालयी सहमति के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों ने एएमआर के नियंत्रण पर अपना पूरा समर्थन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। एएमआर अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आईसीएमआर ने इस पहल को एएमआर के संदर्भ में चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से नई दवाओं, औषधियों को विकसित करने के लिए प्रारंभ किया है। एएमआर के मामले में गुणवत्तापूर्ण डेटा तैयार करने के लिए राज्य मेडिकल कॉलेजों की प्रयोगशाला का राष्ट्रीय एएमआर निगरानी नेटवर्क स्थापित किया गया है। अस्पताल के वार्डों और आईसीयूज में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग एवं अति उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप प्रोग्राम को शुरू किया गया है। एंटीबायोटिक्स के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए 2016 में रेड लाइन अभियान शुरू किया गया था। एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध उपयोग को रोकने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची H1 में नए प्रावधान किए गए हैं। संबंधित अवधारणाएं बायोफिल्म्स सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया की एक प्रतिरोधी पतली परत है जो अलग अलग सतहों जैसे कि कैथेटर या पानी के पाइप पर बनती हैं और उन्हें कवर कर लेती हैं। बायोफिल्म्स एंटीबायोटिक प्रतिरोध गुण प्रदर्शित करते हैं। यह वास्तव में लगभग किसी भी सतह पर बना सकता है। इन सतहों में धातु, प्लास्टिक, प्राकृतिक सामग्री जैसे चट्टानें, मेडिकल प्रत्यारोपण, रसोई काउंटर, भोजन और खाद्य प्रसंस्करण सतह, कॉन्टैक्ट लेंस, मानव और पशु ऊतक आदि शामिल हैं। गैर संचारी रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सुर्खियों में क्यों? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम हेतु रणनीतिक परिचालन दिशा निर्देश 2023 से 2030 जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य भारत में एनसीडीज का प्रबंधन करना है। अन्य संबंधित तथ्य कार्यक्रम के दौरान शुरू की गई अन्य पहलें 75-25 पहल की शुरुआत इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसीज की सहायता से उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले 75 मिलियन लोगों को 2025 तक मानक देखभाल की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सशक्त पोर्टल इसे 40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा अधिकारियों को एनसीडीज के लिए मानक उपचार वर्क फ्लो पर प्रशिक्षित करने हेतु शुरू किया गया है। यह पहल समुदाय के निकट स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम है। इसके अलावा यह इस कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करके इसमें निम्नलिखित को भी शामिल किया गया है: क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा। संचारी और गैर संचारी रोगों में अंतर। कारण संचारी रोग अत्यधिक संक्रामक रोगाणु और अन्य वाहक इन रोगों का प्रसार करते हैं। गैर संचारी रोग इन रोगों के कारणों में
एलर्जी, कुपोषण, आंतरिक कारकों द्वारा जनित बीमारी, जीवन शैली और परिवेश में परिवर्तन, असामान्य कोशिका वृद्धि आदि शामिल हैं। रोग प्रसारक एजेंट, विषाणु, जीवाणु आदि कोई नहीं। वंशानुक्रम की भूमिका, ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित नहीं होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित हो सकते हैं, बहुत जल्दी विकसित होते हैं और गंभीर रूप से संक्रमित होते हैं करते हैं। और गैर संचारी में समय के साथ विकसित होते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, ये घातक रोग हैं। संचारी रोग में इनके उपचार में परंपरागत तरीके कारगर हो सकते हैं। सर्जरी या विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ती है गैर संचारी में। जैसे संचारी रोग में टीबी और मलेरिया हो गया, और गैर संचारी में अल्जाइमर रोग तथा रोग, उच्च रक्तचाप, अस्थमा आदि। गैर मादक वसायुक्त यकृत रोग, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम आदि। गैर संचारी रोगों के बारे में एनसीडीज को अस्थायी रोग यानी कि क्रोनिक डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। ये रोग लंबे समय तक बने रहते हैं। ये कई कारकों के चलते उत्पन्न होते हैं, जैसे आनुवंशिक, शारीरिक, परिवेश और व्यवहार संबंधी कारक। एनसीडी के मुख्य प्रकार हैं हृदय संबंधी रोग, हृदयघात और स्ट्रोक, कैंसर, चिरकालिक श्वसन रोग, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा, मधुमेह आदि। इसमें उच्च रक्तचाप, मोटापा आदि भी शामिल है। 2016 में भारत में लगभग 61.8% मौतें एनसीडीज के कारण हुई। एनसीडीज को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई पहलें। एनसीडीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एवं निगरानी फ्रेमवर्क। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर एनसीडीज के कारण होने वाली असामयिक मौतों की संख्या में 2025 तक 25% की कमी लाना है। शारीरिक गतिविधि में सुधार के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी सुर्खियों में क्यों? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 जारी की। ट्यूबरकुलोसिस टीबी के बारे में। टीबी रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। यह आमतौर पर फेफड़ों पल्मोनरी टीबी को प्रभावित करता है। टीबी रोग शरीर के अन्य हिस्से को भी प्रभावित कर सकता है, जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के प्रकार में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टीबी, स्केलेटल टीबी, लीवर टीबी आदि शामिल हैं। टीबी के इलाज के लिए सबसे आम दवाओं में आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, एथिम्ब्यूटोल, पायराजीनामाइड आदि शामिल हैं। वर्तमान में टीबी की रोकथाम के लिए लाइसेंस प्राप्त एकमात्र टीका बैसिल कैलमेट गुएरिन है। यह दवा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के इलाज के लिए तो कारगर है, लेकिन पल्मोनरी टीबी के लिए नहीं। दवा प्रतिरोधी टीबी के बारे में। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, इसमें टीबी बैक्टीरिया कम से कम आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेता है, अर्थात मरीज पर इन दवाओं का असर नहीं होता है। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, इनमें टीबी बैक्टीरिया आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन दवाओं के साथ साथ कोई भी फ्लोरोक्विनोलोन दवा और सेकेंड लाइन उपचार हेतु 3 इंजेक्शन वाली दवाओं में से एक के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेता है। टोटली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस,
इसमें टीबी बैक्टीरिया पहले एवं दूसरे चरण में दी जाने वाली सभी टीबी दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेता है, अर्थात टीडीआर टीबी वाले मरीज पर फर्स्ट एवं सेकेंड लाइन की कोई भी दवा काम नहीं करती है। भारत में टीबी की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम। टीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2025 शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 2025 तक देश से टीबी का उन्मूलन करना है। टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है। निक्षय पोषण योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य टीबी के मरीजों को इलाज की पूरी अवधि तक पोषण सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 2022 इसे निक्षय मित्र पहल के रूप में भी जाना जाता है। इसका लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है। इसके तहत निक्षय मित्र उपचार करा रहे टीबी के सभी रोगियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी। यह WHO स्टॉप टीबी पार्टनरशिप और ग्लोबल फंड की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य टीबी से पीड़ित 40 मिलियन लोगों की जांच, उपचार और रिपोर्टिंग करना है। मास्को घोषणा पत्र 2017 WHO द्वारा 2030 तक टीबी को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए अपनाया गया है। बीपल 6 महीने की पूरी तरह से मुख से ग्रहण करने योग्य 3 दवाओं की खुराक है। इसका उपयोग टीबी के एक चरण व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी क्षय रोग XDR टीबी से ग्रसित रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक प्रीटोमेनिड के साथ साथ 2 अन्य एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं, बेटाक्विलीन और लाइनजोलिड। सिकल सेल डिजीज सुर्खियों में क्यों? संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी USFDA ने सिकल सेल डिजीज के मरीजों के इलाज के लिए क्रिस्पर आधारित पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी। अन्य संबंधित तथ्य कैसगेवी और लिफेजेनिया सिकल सेल डिजीज के इलाज के लिए कोशिका आधारित पहली जीन थेरेपी है। इसे 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सिकल सेल डिजीज रोगियों के इलाज के लिए मंजूरी दी गई है। भारत ने भी सिकल सेल डिजीज से निपटने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। सिकल सेल डिजीज के बारे में। सिकल सेल रोग हीमोग्लोबिन से जुड़े आनुवंशिक विकारों का एक समूह है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन को प्रभावित करती है। इस रोग में लाल रक्त कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन हो जाता है। कोशिका एक साधारण डोनेट के आकार से परिवर्तित होकर अर्धचंद्राकार या दरांती के आकार की बन जाती है। आकार में परिवर्तन के कारण कोशिकाओं में लोचकता कम हो जाती है। इससे लघु रक्त वाहिकाओं के अवरुद्ध होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे शरीर में रक्त के प्रवाह में बाधा आती है। इससे स्ट्रोक, आँखों की बीमारियां, संक्रमण और बार बार दर्द हो सकते हैं, जिन्हें पेन क्राइसिस कहा जाता है। लक्षण: पीलिया, यकृत और प्लीहा का बढ़ना। भारत में जनजातीय आबादी में यह बीमारी अधिक आम है। जनजातीय क्षेत्र कई वर्षों तक मलेरिया बीमारी के लिए स्थानिक यानी एंडेमिक रहे हैं। इस बीमारी की वजह से इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मौतें दर्ज की गई। इसका एक अन्य दुष्परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे इस आबादी समूह की RBCs दरांती के आकार की होती चली गई। इस वजह से जनजातीय आबादी क्षेत्र में सिकल सेल डिजीज का खतरा अधिक बढ़ गया। सिकल सेल वंशानुगत बीमारी। यह एक आनुवंशिक और जन्मजात बीमारी है। यह बीमारी माता पिता से तब मिलती है जब बच्चे को माता और पिता दोनों से एक एक जीन पहुंचता है
और जिनसे असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है। यदि माता पिता दोनों सिकल सेल रोग से पीड़ित हैं तो ऐसी स्थिति में 4 में से एक 25% बच्चा सिकल सेल एनीमिया के साथ जन्म ले सकता है। हालांकि यह भी संभव है कि 4 में से कोई एक बच्चा सिकल सेल रोग से पूरी तरह मुक्त हो। यदि माता पिता दोनों में सिकल सेल लक्षण मौजूद हैं तो 50% या 2 में से एक संभावना है कि उनके किसी बच्चे में भी यह रोग हो। साधारण कोशिका बनाम सिकल सेल कोशिका। साधारण लाल रक्त कोशिका ऐसी होती है। साधारण हीमोग्लोबिन। सिकल सेल कोशिका ऐसी दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन। सिकल कोशिका रक्त प्रवाह को बाधित करती है। रक्त वाहिनियां। वर्तमान में सिकल सेल रोग का एकमात्र इलाज स्टेम सेल या अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में। उद्देश्य का लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल के आनुवंशिक प्रसार को समाप्त करना है। रणनीति। इसमें निम्नलिखित 3 स्तंभों वाली स्वास्थ्य रणनीति शामिल है। स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता, रोकथाम, समग्र प्रबंधन और देखभाल की निरंतरता। लाभार्थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस मिशन में 0 से 18 वर्ष की आयु तक की पूरी आबादी को कवर किया जाएगा और बाद में इसमें क्रमिक रूप से 40 वर्ष तक की पूरी आबादी को शामिल किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें। हीमोग्लोबिनोपैथी पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दिशा निर्देश सामुदायिक स्तर पर सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। हीमोग्लोबिनोपैथी में हीमोग्लोबिन की सभी आनुवंशिक बीमारियों को शामिल किया गया है। अन्य संबंधित सुर्खियाँ। हीमोग्लोबिन। एक नए अध्ययन के अनुसार कोन्ड्रोसाइट्स उपास्थड़ भी हीमोग्लोबिन बनाती है और हीमोग्लोबिन बॉडी झिल्ली विहीन द्रव या कंडेंसेट या हेडी का निर्माण करती है। अभी तक यही समझा जाता रहा है कि हीमोग्लोबिन का उपयोग केवल लाल रक्त कोशिकाएं ही करती हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन आयरन युक्त एक प्रोटीन है। यह जीवों के रक्त में पाया जाता है। यह ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन कशेरुकी प्राणियों की आरबीसीज में पाया जाता है। बर्फीली क्षेत्रों, ठंडे जल की मछलियों को छोड़कर सभी कशेरुकी जीव हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बर्फीली क्षेत्रों, ठंडे जल की मछलियों ऑक्सीजनेशन पूरी तरह से रक्त में घुलित ऑक्सीजन के प्रसार आधारित परिवहन के माध्यम से होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एक कमजोर प्रतिवर्ती बंध बनाता है। इसे ऑक्सीजन युक्त अवस्था में ऑक्सी हीमोग्लोबिन चटक लाल कहा जाता है। ऑक्सीजन की कमी की अवस्था में डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बैंगनी नीला कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में होता है तथा आरबीसीज का भी अस्थि मज्जा में ही निर्माण होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुण भी प्रदर्शित करता है। संभावित रूप से अवरोधक या रक्षक कार्य में भी योगदान देता है। इसे ऊपरी एपिडर्मिस की केराटिनोसाइट्स कोशिका में भी पहचाना जाता है। कोन्ड्रोसाइट्स के बारे में। कोन्ड्रोसाइट्स उपास्थि निर्माण के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं हैं। उपास्थि वास्तव में मानव शरीर में अस्थियों के मध्य संयोजी ऊतक है। कोन्ड्रोसाइट्स के कार्य। यह एक तरल पदार्थ स्रावित करती है जो उपास्थि को मजबूत और लचीला बनाता है। कोन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन कोशिका का परिवहन करता है जो इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक भी है। कोन्ड्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन संग्रहित करता है और
ज़रूरत पड़ने पर कोशिकाओं को उसकी आपूर्ति करता है। दुर्लभ रोग सुर्खियों में क्यों? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहली बार 4 दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए जेनरिक दवाएं जारी की हैं। अन्य संबंधित तथ्य: ये 4 दुर्लभ रोग हैं: टायरोसिनेमिया टाइप 1, गौचर रोग, विल्सन रोग, ड्रेविट या लेनोक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम, दौरा आना। दुर्लभ रोगों के बारे में WHO के अनुसार दुर्लभ रोग वे होते हैं जिनके प्रति 1000 जनसंख्या पर एक या उससे कम मामले प्राप्त होते हैं। ये आजीवन बने रहने वाले रोग या विकार होते हैं। ये शरीर को अति दुर्बल कर देते हैं। इनमें से लगभग 80% रोग आनुवंशिकी प्रकृति के होते हैं। वर्तमान में दुनिया भर की 5% आबादी इससे प्रभावित है। दुर्लभ रोगों से संबंधित मुख्य पहले: दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 बनाई गई है। इसके प्रावधानों में शामिल है वित्तीय सहायता। राष्ट्रीय आरोग्य निधि की अम्ब्रेला योजना के तहत 3 समूहों में वर्गीकरण। समूह 1, एक बार में इलाज से ठीक हो जाने वाली बीमारियां। समूह 2, ऐसी बीमारियां जिनके लिए लंबे समय आजीवन उपचार की आवश्यकता होती है और उपचार की लागत अपेक्षाकृत कम होती है। समूह 3, इसमें उपचार पर बहुत अधिक व्यय वाली और आजीवन रहने वाली बीमारियां शामिल हैं। व्यक्तिगत उपयोग के लिए दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को बेसिक सीमा शुल्क से छूट दी गई है। फार्मास्यूटिकल के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना में ऑर्फन ड्रग्स, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाएं सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने उन 5 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस की बिक्री को सशर्त मंजूरी दे दी है जिन पर पहले प्रतिबंध लगाया गया था। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के बारे में अधिक सक्रिय सामग्रियां होती हैं तथा जिनका उपयोग रोग के निश्चित लक्षण के इलाज के लिए किया जाता है। किसी दवा उत्पाद, टेबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्टेबल के जैविक रूप से सक्रिय घटक को सक्रिय औषध सामग्रियां API कहते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं यह रोग के इलाज करने के लिए शरीर में आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यदि कोई कॉम्बिनेशन पहली बार बनाया जाता है तो इसे नई दवा की परिभाषा के तहत शामिल किया जाता है। नई दवाओं को लाइसेंस दिए जाने से पहले भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है। HIV ड्रग के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के उदाहरण: एफाविरेंज 600 mg प्लस एमट्रिसिटाबाइन 200 mg प्लस टेनवोफोवीर 300 mg इक्वल टू एट्रिपला। FDCs के विनियमन के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम: ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक संशोधन एक्ट 2008 के तहत नकली और मिलावटी दवाओं के विनिर्माताओं के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। CDSCO के तहत केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की परीक्षण क्षमताओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। वर्ष 2017 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक नियम 1945 में संशोधन किया गया है। DCGI केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख होता है। इसका मुख्य कार्य देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। CDSCO स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। FDCs के गुण: FDCs दवाएं अधिक कारगर सिद्ध होती हैं।
लागत भी कम आती है एवं इनके वितरण के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स आसानी से उपलब्ध हैं। एफडीसीज के दोष, फार्माकोडायनामिक दवाओं के असर, मिसमैच। एफडीसीज में इस्तेमाल दो घटकों तत्वों के बीच बेमेल होने की दशा में इन दवाओं का असर कम हो सकता है या विषाक्तता बढ़ सकती है। सेल्फ लाइफ कम होती है और रोगाणुरोधी प्रतिरोध का कारण बनता है। अन्य संबंधित विकास, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने 23 दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं। इनमें मधुमेह और उच्च रक्तचाप के इलाज की दवाएं भी शामिल हैं। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 एनएलईएम 2022 के तहत 15 अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतों को भी संशोधित किया गया है। भारत में दवा मूल्य नियंत्रण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मूल्य नियंत्रण के लिए आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 तैयार की है। ये आवश्यक दवाएं स्वतः ही औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के अधीन आ जाती हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियंत्रण निर्धारण प्राधिकरण इन मूल्य नियंत्रणों को लागू करता है। एनपीपीए रसायन और उर्वरक मंत्रालय का एक स्वतंत्र निकाय है।